वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रॉयज इंग्लिश कॉर्नर। आज हम लोग लेटर राइटिंग का पार्ट 2 लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने व्हाट इज़ ए लेटर पढ़े थे, लेटर का फॉर्मेट पढ़े थे, लेटर का कुछ यूजफुल एक्सप्रेशंस बताए थे कि हाउ टू स्टार्ट ए लेटर। इसके बाद हम लोग लेटर का स्टार्टिंग का जो सैल्यूटेशन है उसके बारे में बात किए थे। हाउ टू एंड ए लेटर, उसके बारे में किस प्रकार हम लोग एंड करें उसके बारे में बात किए थे। और फिर कुछ यूजफुल एक्सप्रेशन के साथ साथ हम लोग कंटेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर के बारे में बात किए थे कि 3 पैराग्राफ तो लेटर में होना ही चाहिए। ये तीनों पैराग्राफ किस किस प्रकार का होता है, क्या क्या उसमें लिखना पड़ता है, उसके बारे में बातचीत किए थे। काइंड्स ऑफ लेटर पढ़े थे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड पार्ट में सैम्पल क्वेश्चंस और आंसर्स पर करेंगे कि जो फॉर्मेट हम लोगों ने सीखा है वो किस प्रकार से लेटर में हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो पहला है कि टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द रिसेंट बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। जो टॉपिक है वो है कि अभी अभी जो रिसेंट बैन लगाया गया है पब्लिक प्लेसेस में, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान जो है वो बैन कर दिया गया है। इसको लेकर हम एडिटर के पास एक चिट्ठी लिखने वाले हैं। तो देखो, जैसा कि बताए थे कि लेफ्ट साइड में सबसे टॉप में हम लोग लिखने वाले का पूरा पता को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखे एक एग्जाम्पल के रूप में 23 तिलक मार्ग, इंदिरा नगर, न्यू दिल्ली। ये सेंडर्स का पूरा एड्रेस हो गया। एक लाइन का गैप छोड़े हैं और डेट दिए हैं 12 अगस्त 2020। ये उस दिन का डेट हमने लिखा है। आप जिस दिन लिखोगे चिट्ठी उस दिन का डेट आप यहाँ लिखोगे। फिर एक लाइन का गैप है, द एडिटर, द टेलीग्राम, कोलकाता 70। ये हम रिसीवर्स एड्रेस लिखे, यानी जिसके पास चिट्ठी लिख रहे हैं उनके बारे में लिखे हैं टू द एडिटर। ठीक है, टू द एडिटर, एडिटर के पास लिख रहे हैं। कौन सा पेपर का एडिटर है? तो द टेलीग्राफ। और ये कहाँ से पब्लिश होता है? तो कोलकाता 70। फिर एक लाइन का गैप, सब्जेक्ट रिगार्डिंग बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। जैसा कि बताए थे कि सब्जेक्ट हमेशा छोटा होगा और अट्रैक्टिव होगा ताकि उससे पूरा लेटर का जो जिस्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो रिगार्डिंग बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थलों पर स्मोकिंग पर जो बैन लगाया गया उसके संबंध में हम चिट्ठी लिख रहे हैं। फिर एक लाइन छोड़ के हम लोग सैल्यूटेशन बताए थे, सर या मैडम। तो यहाँ सर लिखे। थ्रू द एस्टीम्ड कलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर। आपको एक यूजफुल एक्सप्रेशन हम बताए थे कि लेटर टू द एडिटर में कैसे स्टार्ट करते हैं। देखो वही स्टार्ट किए हैं। Through the esteemed columns of your newspaper, I wish to bring to the notice of the concerned authorities. यहाँ तक आपको बोले थे याद करने, यहाँ तक हमने एक्सप्रेशन में दिया था। उसके बाद डॉट डॉट था। डॉट डॉट के बाद जो टॉपिक है उसके अनुसार हम लोग जोड़ते हैं टूवर्ड्स द रिसेंट बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। यहाँ का टॉपिक क्या है? रिसेंट बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। इसको जोड़ दिए। ये फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हो गया, जिसको हम लोग इंट्रोडक्टरी पैरा कहते हैं। इतना ही छोटा होता है। क्लियरली पर्पस हमको क्लियर हो गया। सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं, इट इज ए बिड टू एडुकेट पीपल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। ये हमारा मिडिल पैराग्राफ है जो बड़ा होगा, जिसमें हम लोग डेवलप करते हैं, डिटेल्स में लिखते हैं। तो सिगरेट पीपल को जो है वो एजुकेट करते हैं हम लोग। पीपल में अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान है उसके बारे में लोगों को हम जागरूक करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली टेकन सीरियस स्टेप्स ऑफ बैनिंग स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। सरकार ने अभी अभी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, भारत सरकार ने, कि जितना भी पब्लिक प्लेसेस है, पार्क वगैरह, सिनेमा हॉल, स्टेशन वगैरह वगैरह, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटते हैं, मार्केट प्लेस,
ऐसी जगह में सिगरेट पीना जो है वो प्रतिबंधित है, उस पर बैन लगा दिया गया है। A few years ago, it was made obligatory for all cigarette manufacturing units to insert a statutory warning on their cigarette packs. Smoking is injurious to health. अभी कुछ साल पहले सरकार ने एक नियम बनाया था कि जितने भी सिगरेट निर्माता कंपनियां हैं उनको अपने सिगरेट के पैक पे एक वैधानिक चेतावनी देना है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो तब से सिगरेट के पैक में इस प्रकार का स्टैट्यूटरी वार्निंग जो है, वैधानिक चेतावनी लिखा जाता है। लेकिन नाउ ऑल सिगरेट पैकेट्स बियर दिस वार्निंग, सारे सिगरेट के पैकेट में इस प्रकार के चेतावनी तो दिया जाता है, बट स्मोकिंग इन नो वे हैज बिकम लेस कॉमन। लेकिन क्या इससे सिगरेट पीने वालों की संख्या में कमी आ गई? नहीं है। स्मोकर्स डोंट केयर फॉर सच ए वार्निंग बिकॉज दे ऑलरेडी नो व्हाट इज रिटन ऑन देयर पैक्स ऑफ सिगरेट्स। जो सिगरेट पीने वाले स्मोकर्स हैं वो ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल केयर नहीं करते, उनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस प्रकार की जो चेतावनी है ये सिर्फ लिखने के लिए होता है, मानने के लिए नहीं होता है। दे आर एडिक्ट्स इन द रियल सेंस। वास्तव में वो सिगरेट पीने के आदी हो चुके हैं। एंड एडिक्टर्स नेवर केयर अबाउट द हार्म ऑफ ए ड्रग दे टेक। और जितने भी प्रकार के एडिक्टर्स हैं, एडिक्टर्स का मतलब जो नशा करते हैं, सिगरेट पीना, शराब पीना, कोकीन पीना वगैरह वगैरह, जिस भी प्रकार का वो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, उनको अपने बारे में चिंता नहीं है कि किस प्रकार से ये हार्मफुल जो है होता है उनके शरीर के लिए, वो इसकी तनिक भी चिंता नहीं करते। सिमिलरली censorship of all cigarette smoking senses in Indian cinema won't help in any way। फिर एक प्रकार का हम लोग देखते हैं सीरियल या सिनेमा में, आप देखते होंगे कि जब भी सिगरेट पीने का कोई सीन आता है तो नीचे में एक वैधानिक चेतावनी आता है कि हम सिगरेट पीने को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा सरकार का निर्देश भी लिखा जाता है, लेकिन क्या इससे सिगरेट पीने वाले या शराब पीने वाले या कोकिंग लेने वाले लोगों की कमी आ रही है? क्या नहीं आ रही, कोई फायदा नहीं हो रहा है। द ओनली रेमेडी लाइज इन बैनिंग ऑल सिगरेट यूनिट्स। तो फिर इसको कैसे रोका जा सकता है? तो इसको रोका जा सकता है कि सिगरेट यूनिट्स को ही बैन कर दिया जाए, सिगरेट का मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो जाए। जब तक मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं होगा तब तक तो पीने वाले काफी है, पिएंगे ही। If government can put a ban on the making of coking, why not the manufacturing of cigarettes? सरकार अगर कोकिंग पर बैन लगा सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे, तो सरकार सिगरेट के मैन्युफैक्चरिंग पर बैन क्यों नहीं लगा देती? ये इतना जो अभी हम लोग पढ़े 2 पैराग्राफ, ये आपका मिडिल पैराग्राफ है, जहाँ डिटेल्स में हम लोग एक या एक से अधिक पैराग्राफ में इसको लिखते हैं। और लास्ट पैराग्राफ में हम लोग आ गए। लास्ट पैराग्राफ में I will be highly obliged if you kindly publish the above letter in the letters to the editor columns of your newspaper. Thanking you, yours truly। अंतिम जो एंडिंग वाला लेटर है वो छोटा होता है। I will be highly obliged if you kindly publish the above letter in the letters to the editor। लेटर्स टू द एडिटर कलम में अगर मेरा ये चिट्ठी को आप पब्लिश करते हैं तो मैं आपके प्रति शुक्रगुजार हूँगा। थैंकिंग यू दिए, उसके बाद योर्स ट्रूली के बाद जैसे कि बताए थे कि रनिंग लेटर में सजल कलाई ये नाम है लिखने वाले का, वो लिखे, और ब्रैकेट में कैपिटल लेटर में यही नाम को सजल कलाई लिख दिए। डेजिग्नेशन अगर इसका कुछ होगा तो देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो ये लेटर टू द एडिटर हम लोग कैसे लिखते हैं ये हम लोगों को समझ में आया। अब हम लोग जॉब एप्लीकेशन पर आते हैं। जॉब एप्लीकेशन इंट्रोडक्शन। जॉब एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ करना पड़ता है जब हम नौकरी के लिए किसी के यहाँ आवेदन करते हैं? तो
A job application letter is an applicant's first contact with prospective employer. It is an important document which speaks about the applicant and his suitability for the job. जॉब एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेंट्स का नौकरी देने वाले एम्प्लॉयर के साथ एक तरह से पहला कांटेक्ट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि विच स्पीक्स अबाउट द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेशन देने वाले प्रार्थी पर के बारे में हमें बताता है एंड इज सुटेबिलिटी फॉर द जॉब, और वो इस नौकरी के लिए किस प्रकार फिट है, सुटेबल है, ये बताता है। इसमें एक कवरिंग लेटर होता है, कवरिंग लेटर विथ बायोडाटा, जिसको हम लोग रिज्यूमे कहते हैं। व्हेन अप्लाइंग फॉर ए जॉब, ए कवर लेटर शुड बी सेंट और पोस्टेड विथ रिज्यूम। इट शुड बी स्पेसिफिक टू द पोजीशन अप्लाइड फॉर। इट इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल एंड टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशंस। जब हम लोग किसी नौकरी के लिए चिट्ठी लिखते हैं तो एक कवर लेटर लिखते हैं और साथ में एक रिज्यूमे लिखते हैं अपने बारे में, बायोडाटा, और ये या तो बाय पोस्ट हम लोग भेजते हैं या फिर हैंड टू हैंड जाकर जमा करते हैं। मेनली इट इज़ यूज्ड फॉर ऑफिशियल, ये ऑफिशियल पर्पस में यूज होता है, या टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशंस जो होता है, बड़े बड़े ऑफिसर, उस पोजीशन में ये हम लोग यूज़ करते हैं। बायोडाटा, रिज्यूमे जिसको कहते हैं, इसमें कुछ फॉर्म है, कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। Resume is a structured written summary of a person's employment background, skills, accomplishments, educations and experience. Resume क्या है? एक structured है, एक structured का मतलब एकदम set form है, उसी पर हमको लिखना है written summary of a person's employment background। जो व्यक्ति आवेदन दे रहा है उस व्यक्ति के नौकरी जीवन के बारे में आप बैकग्राउंड हम इसमें लिखते हैं, स्किल्स के बारे में लिखते हैं, अपना कौन कौन सा स्किल्स है, अकॉम्प्लिशमेंट्स, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और काम करने का इसके पहले कितना अनुभव है उसके बारे में लिखते हैं। रिज्यूमे दो तरह का होता है, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम और फंक्शनल रिज्यूम। क्रोनोलॉजिकल मतलब एक सेट पैटर्न में होता है, उसको क्रोनोलॉजिकल कहते हैं लॉजिकल सेंस में। हम लोग क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम को ही सीबीएसई में फॉलो करते हैं, फंक्शनल को नहीं करेंगे। अब जॉब एप्लीकेशन में देखो, बॉडी ऑफ द लेटर होता है, रीजन फॉर राइटिंग, लिखने का कारण, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ डैश डैश डैश, मतलब मैं किस पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ वो यहाँ लिखना। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द जॉब यू एडवर्टाइज इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 16 जुलाई 2020। अब दूसरा एक स्टार्टिंग हम लोग देखे हैं कि मैं इस पद के लिए आवेदन दे रहा हूं जिसका एडवर्टाइजमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया में दिनांक 16 जुलाई को आया था। इस प्रकार का हम लोग को रेफरेंस देना होगा कि किस अखबार में कौन सा तारीख में आया था। आई एम राइटिंग इन कनेक्शन विद द जॉब एडवर्टाइजमेंट इन, उसी प्रकार सा हम उसी कनेक्शन में चिट्ठी लिख रहे हैं जॉब के बारे में जिसका एडवर्टाइजमेंट, अखबार का नाम यहाँ लिखना है और डेट लिखना है। दूसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में देना है। आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम डैश डैश इन द ईयर डैश डैश, मैं ग्रेजुएशन सफलतापूर्वक पास किया हूँ, कौन यूनिवर्सिटी से किया हूँ, फ्रॉम यहाँ देना है, और इन द ईयर, कौन सा ईयर में पास की वो देना है। आई पास्ड 10+2 एग्जाम, 10+2 अगर हम किए हुए हैं तो लिखेंगे 10+2 किए हैं, कौन सा ईयर में किए हैं, कौन सा बोर्ड से किए। एक्सपीरियंस, आई हैव बीन वर्किंग एज, पहले अगर काम करने का कुछ अनुभव है तो कितना अनुभव है उसको हमको यहाँ देना है, एज के बाद कौन सी कंपनी में कितने साल का, कब से, वगैरह वगैरह। अब इसके बाद कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार जो रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारा सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें, हमारे वीडियो को पूरा देखें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब्स का बटन दबाएं और शेयर करें। और अगर इस वीडियो से संबंधी कोई क्वेरीज है, कोई इंक्वायरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपका कमेंट्स का सही जवाब दे सकूं, आपको सेटिस्फाई कर सकूं।
अब स्टार्ट करते हैं आगे। सम यूजफुल बिगिनिंग लैंग्वेज फॉर द जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन में भी कुछ यूजफुल लैंग्वेज है जिसको आपको याद रखना है और जॉब एप्लीकेशन लिखते समय इसका यूज करेंगे। पहला है इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन के बाद अखबार का नाम देना है कोई एक और डेट देना है, किस डेट का निकला था। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर योर कंसिडरेशन। दूसरा है आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम देना है। इन योर ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइज टूडे इन, यहाँ पर आपको अखबार का नाम और डेट देना है, मेंशन करना है। दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, फिर इनके बाद अखबार का नाम, डेट, और फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन दे रहे हैं। अब देखो एक फॉर्मेट एप्लीकेशन फॉर जॉब का उसी प्रकार का हम बोले थे कि फॉर्मेट में कोई खास अंतर नहीं होता है। सेंडर्स एड्रेस देना है सबसे टॉप में पूरा, एक लाइन छोड़कर डेट देना है, फिर एक लाइन छोड़कर रिसीवर्स एड्रेस यानी जिनके पास चिट्ठी लिख रहे हैं उनका एड्रेस पूरा, एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन में डियर सर डियर मैडम वगैरह लिखते हैं। इसके बाद कवरिंग लेटर आएगा। कवरिंग लेटर इसमें ऑब्लिगेशंस, ये पूरा बॉडी हो गया, और उसके बाद योर्स ट्रूली एक लाइन छोड़ के लिखेंगे फिनिशिंग में। सिग्नेचर जैसा कि बताए थे रनिंग लेटर में करना है। फिर ब्रैकेट में नेम ऑफ द पर्सन इन कैपिटल लेटर्स, लिखने वाले का पूरा नाम कैपिटल लेटर्स में लिखो, और एक लाइन छोड़कर हम एनक्लोजर लिखेंगे। एनक्लोजर में करिकुलम विटा या सीवी या रिज्यूमे या बायोडाटा कुछ भी लिख सकते हैं, अटैच कर रहे हैं। एक सैम्पल कवरिंग लेटर हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं जल्दी से। रीनू बेबी, चेरी रोड, मदुराई, ये सेंडर्स का एड्रेस हो गया। एक लाइन छोड़ के डेट 23 जुलाई 2020। एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस में द पर्सनल मैनेजर, द पैसिफिक केमिकल लिमिटेड, MG रोड, एमाकुलम 11, ये पूरा एड्रेस हो गया रिसीवर का। एक लाइन छोड़ के सर, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट्स देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए हम आवेदन दे रहे हैं इसलिए मैनेजमेंट ट्रेनी लिखे। रेफरेंस नंबर हम एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदू डेटेड इतना, रेफरेंस में एडवर्टाइजमेंट किस अखबार में निकला था और कौन सा तारीख को निकला था वो लिखे हैं। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदू फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी, I am forwarding my resume for your pursuit. स्टार्टिंग देखो कैसी कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदू फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी, डेट दे दिए, कौन सा डेट में निकला तो ऊपर लिखा हुआ है आई एम फॉरवर्डिंग माई रिज्यूम फॉर योर पर्सनल परसुएल। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कंसिडरेशन एंड कॉल फॉर एन इंटरव्यू। अब आपके एक इंटरव्यू के कॉल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं अपना रिज्यूम अपने साथ इसमें भेज रहा हूँ। योर्स फेथफुली एनी जॉन, नाम दिए हैं उनका कैपिटल लेटर में लिख दिया एनी जॉन, और एक लाइन छोड़कर एनक्लोजर में ए रिज्यूमे दे दिए। ये हो गया कवरिंग लेटर, ये आपको लिखना ही है। और कवरिंग लेटर जब समाप्त होता है तो उसके नीचे में एक लाइन दो लाइन छोड़कर हम रिज्यूमे लिखते हैं। इस तरह से रिज्यूमे लिखेंगे कैपिटल में। उसके बाद देखो 1 2 3 4 करके सिलसिलेवार जो लॉजिकली हम लिखे हैं सीक्वेंस में, यही रिज्यूमे का पैटर्न है, इसको आपको याद रखना है। पहला है नेम, कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, जेंडर मेल या फीमेल, मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, एड्रेस पूरा देना है, ईमेल आईडी दे देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या है आपको, कहाँ से कहाँ तक आप पढ़े हैं, पूरा डिटेल्स देना है। लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी भाषा आप जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़िया, जो जो जानते हैं वो लिखेंगे। हॉबीज़, जो एक्स्ट्रा टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा करने को कोशिश करते हैं, ये हॉबीज़ होता है। एक्सपीरियंस, कोई काम करने का पहले साल 2 साल 6 महीने का अगर अनुभव है तो वो अनुभव देना है, किस कंपनी में कब से कब तक, वो सारा डिटेल्स देना है। सैलरी एक्सपेक्टेड, कितना सैलरी आप यहाँ पर अपेक्षा कर रहे हैं। अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर आप देंगे जिससे आपको कंपनी कॉन्टैक्ट कर सके।
और रेफरेंस में 2 नाम आपको देना है ऐसे व्यक्ति का जो अच्छे पोस्ट पर हैं और आपको बढ़िया से जानते हैं। ऐसे 2 व्यक्ति का नाम, उनका पोस्ट का नाम, वो किस कंपनी में क्या है वो देना है, और साथ में उनका कॉन्टैक्ट नंबर देना है, दोनों व्यक्ति का अलग अलग। ये बहुत ज़रूरी है सीबीएसई पैटर्न। तो ये था हमारा फॉर्मल लेटर, ठीक है। अब फॉर्मल लेटर में 2 प्रकार के लेटर हम लोग पढ़े, लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन। सो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो ये ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर अटेंशन। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हुआ, लेकिन ये ज़रूरी था आपको बताना, क्योंकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। फिर से एक बार लाइक्स बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब्स को बटन को भी आप दबाइए, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बिना स्किप किए वीडियो को आप देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और कोई क्वेरीज अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें, ताकि आपका हम जवाब दे सकें। So thank you. Have a nice day. We will meet soon in another video. Thank you.